नमस्कार, आज है 25 मई और दिन है गुरुवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। नए संसद भवन पर विपक्ष के बहिष्कार पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं, 2024 में विपक्ष की होगी हार। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, राष्ट्रपति से ही उद्घाटन कराए जाने की मांग। 20 विपक्षी पार्टियों ने किया है बहिष्कार, 17 पार्टियां होंगी शामिल। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला शरद पवार का साथ। केजरीवाल बोले, सभी गैर बीजेपी दल साथ आए तो गिर जाएगा अध्यादेश। अमेरिका में राजनीतिक खींचतान के बीच गहराया डेट सेलिंग का संकट। यूएस राष्ट्रपति और हाउस स्पीकर के बीच हुई बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। रेटिंग एजेंसी फिच ने AAA रेटिंग घटाने की दी चेतावनी। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे विस्तार से चर्चा। जानेंगे यूएस की रेटिंग घटी या फिर डिफॉल्ट की कगार पर आया तो क्या होगा इसका असर, और भारत पर इसके क्या पड़ेंगे असर। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से हुई अच्छी रिकवरी। निफ्टी 36 अंक चढ़कर 18,300 के ऊपर हुआ बंद। सेंसेक्स करीब 100 अंक चढ़ा। और इमरान खान के देश छोड़कर जाने पर रोक। इमरान समेत 80 लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। तो ये थी हेडलाइंस। अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। अमेरिका को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति कहा जाता है। दुनिया के तमाम देशों की हालत अमेरिका में आए मामूली आर्थिक बदलाव से बनने बिगड़ने लगते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 23 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की है और इस बार डेट सीलिंग के संकट को लेकर अमेरिका काफी चर्चा में आ चुका है। डेट सीलिंग के संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच करीब 4 घंटे की बैठक हुई। इसके बावजूद कोई भी सहमति नहीं बन पाई। डेट सीलिंग का मुद्दा राजनीतिक खींचतान के चलते और इसमें फंसते देख रेटिंग एजेंसियों की नजर भी अब अमेरिका टेढ़ी होने लगी है। पहले ये समझिए कि डेट सीलिंग होता क्या है। दरअसल डेट सीलिंग वो अधिकतम रकम है जिसे अमेरिकी सरकार अपने खर्चे पूरा करने के लिए कर्ज ले सकती है, कर्ज के रूप में ले सकती है, और ये रकम अमेरिकी कांग्रेस यानी कि संसद तय करती है। भारत और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों का बजट घाटे में चलता है, यानी सरकार को टैक्स से जितनी आमदनी होती है उससे कहीं ज्यादा उसके खर्चे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को अपने बिल चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अमेरिका में ये एक सामान्य प्रक्रिया है। अर्थव्यवस्था की हालत को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस कर्ज की सीमा को घटाती और बढ़ाती रहती है। 1960 से लेकर अब तक कर्ज की सीमा में अमेरिकी संसद ने 78 बार बदलाव किए हैं, लेकिन इस बार बाइडेन को विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो कर्ज की सीमा को बढ़ाने के बदले कई शर्तें चाहते हैं, और इन शर्त को मानने के लिए सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो तैयार नहीं है। विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि सरकार पैसे खर्च करने में कटौती करे। इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो है अनसस्टेनेबल। दरअसल अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इसलिए डेमोक्रेटिक जो पार्टी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन कल्याणकारी कामों में कटौती करके अलोकप्रिय भी नहीं होना चाहते, जबकि विपक्षी रिपब्लिकन उन्हें बढ़ते सरकारी खर्च के मुद्दे पर घेर रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों की मांग है कि जो बाइडेन वादा करें कि वो बजट में कटौती करेंगे। चुनाव से ठीक पहले कटौती के लिए राजी होना राजनीतिक तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी घातक हो सकता है। और कर्ज लेने के संबंध में वैसे जो कर्ज लेने का अगर आप थोड़ा सा संबंध निकालेंगे तो वो उन बिलों से है जिनका भुगतान जल्द करना होता है, यानी कि सरकार डॉलर पहले ही खर्च कर चुकी है या करने का वादा कर चुकी है और अब लेनदार उसके सिर पर खड़े हैं। जैसे अमेरिका में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों का वेतन,
पेंशन और दुनिया भर के जो खर्च होते हैं वो इसमें शामिल हैं और ये उधार के तौर पर इनको देना पड़ेगा। इसको अगर बिना उधार नहीं लिया तो फिर देंगे कहां से। दुनिया की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक फिच रेटिंग्स का कहना है कि अगर ऐसे ही राजनीतिक गतिरोध बढ़ता रहा तो अमेरिका की AAA क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है, जो अमेरिका के डेट सेलिंग संकट को हल करने से रोक रहा है। हालांकि फिच का यह भी कहना है कि अमेरिका पूरे मसले का हल निकाल सकता है। रेटिंग कंपनी फिच ने अपने बयान में कहा है कि जो डेट है वो नजदीक आ रही है। आखिरी डेट मतलब वो तारीख जब अमेरिका कर्ज को डिफॉल्ट कर सकता है। इसे एक्स डेट उन्होंने कहा है, यानी कि एक्स डेट के बाद सरकार के पास कैश खत्म हो जाएगा। रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की रेटिंग को रेटिंग वॉच नेगेटिव में ट्रांसफर कर दिया है। अर्थशास्त्रियों को लगता है कि अमेरिकी डिफॉल्ट से मंदी का खतरा भी पैदा हो सकता है। बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉस होंगे। इससे नौकरियां जाने के बाद दूसरी तरह की दिक्कतें आएंगी, कर्ज महंगा हो जाएगा। लेकिन आखिरी मिनट में भी कोई डील सामने आ जाए तो संसद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी हो चुका है। जब दबाव बढ़ता है तो वार्ताकारों को कठिन फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ता है। इधर अमेरिका के हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि व्हाइट हाउस और जीओपी वार्ताकारों के बीच में बातचीत अच्छी रही है और अमेरिका के डिफॉल्ट को रोकने के लिए वो जल्द ही किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। मैकार्थी का यह बयान राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हुई 4 घंटे की मीटिंग के बाद आया है, जिसमें दोनों तरफ के कुछ चुनिंदा वार्ताकार भी शामिल थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि 1 जून से पहले ही संसद कुछ न कुछ हल जरूर निकाल लेगी। लेकिन क्या वाकई में हल निकल पाएगा? क्या वाकई में यूएस डिफॉल्ट की कगार पर है, या फिर लास्ट टाइम में जैसा होता आया है कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा? और अगर इन केस डिफॉल्ट जैसी कोई परिस्थिति आती है तो उसके लिए क्या हमें करना होगा भारत में, दुनिया के दूसरे देशों पर उसका क्या इंपैक्ट होगा? इन सारी बातों के विश्लेषण के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अनुराग सिंह साहब, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं एनसेट कैपिटल के। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला बुनियादी सवाल तो यही, अनुराग जी, क्या वाकई में लग रहा है या हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पर जाकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेंगे ये लोग? सो दीपक, पहले आपको, आपके सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं पहली बार जी न्यूज़ पे जुड़ रहा हूँ, सो धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। सो दीपक, देखिए, मैंने आपका डिस्कशन सुना और आई थिंक तकरीबन आपने सब बातें ले डाउन तो की हैं और अल्टीमेटली सॉल्यूशन निकलेगा दीपक, राइट? लेकिन इसको समझने की ऐसे जरूरत है दीपक कि ये इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि दिस इज समथिंग लाइक कि मोदी साहब का बजट बन रहा है लेकिन उसको अप्रूवल ऑपोजिशन से चाहिए, और अब उस बजट में फिर खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो अगर आप यहाँ की पॉलिटिक्स देखें यूएस की, सो डेमोक्रेट्स के जो वोटर्स हैं मोस्टली वो हैं जो कि लो इनकम अर्नर्स हैं और जो बेनिफिट्स लेते हैं, और रिपब्लिकन्स दूसरे वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके पास जॉब्स है। और ब्रॉडली इस कॉन्फ्लिक्ट में डेमोक्रेट्स का हमेशा थॉट रहता है कि वो जितने ज्यादा बेनिफिट्स और खर्चे करें उतना बेहतर है। बट देखिए, यही खूबसूरती है इस डेमोक्रेसी की कि एटलीस्ट ये चेक्स एंड बैलेंसेस बने हुए हैं, क्योंकि अगर सरकार को फ्री खर्चे को करने के लिए कोई रोक टोक ना हो, एंड बाकी कंट्रीज में ये उतना इशू नहीं रहता है क्योंकि करेंसी पे प्रेशर आ जाता है तो वो नहीं कर सकते। लेकिन डॉलर तो रिजर्व करेंसी है, तो दे कैन प्रिंट एज मच एज दे लाइक, राइट? बट इस पर कंट्रोल इसलिए बना रहता है बिकॉज कांग्रेस जो पार्टी होल्ड करती है उसके पास में पर्स स्ट्रिंग्स रहते हैं। तो रिपब्लिकन्स बोल रहे हैं कि देखिए, अगले 10 साल के खर्चे कम कीजिए और बजट्स को रिस्ट्रिक्टेड रखिए ताकि नेशन पे डेट ना बढ़े। और वो जायज है आज दीपक, हम नंबर्स पे चर्चा कर सकते हैं, बट यू कैन सी कि वही अगर मैं मोटा मोटा नंबर दूं आपको, तो 2018 के आसपास में करीब 4 ट्रिलियन का गवर्नमेंट का स्पेंडिंग रहता था, जो अब 6.5 ट्रिलियन हो गया है पर ईयर। अब 2-2.5-3 साल में इतना, मतलब आपने 4 ट्रिलियन से 6.5 ट्रिलियन स्पेंडिंग को पहुंचा दिया है, बट ये जायज नहीं। बट इस स्पेंडिंग पे क्या वाकई में, अनुराग, आपको लगता है लगाम लगाएंगे बाइडेन, ये देखते हुए कि चुनाव भी नजदीक है वहां पर? नहीं तो 100%, तो वही तो ब्यूटी है, लेकिन इसीलिए वो पीछे नहीं हट रहे हैं। एंड दीपक, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेस के हिसाब से एक्ट करती हैं,
और ये अल्टीमेटली ये वायर तक जाता है। देखिए ये हमेशा 11th आवर तक जाएगा। तो ओबामा गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये आई थिंक काफी नेक टू नेक हो गया था जब रिपब्लिकन्स के हाथ में कांग्रेस थी। बट देखिए दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं। दे नो अल्टीमेटली कि यूएस की क्रेडिबिलिटी स्टेक पर है। बट कौन अपने बेस को ये समझा पाएगा कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो किसकी गलती है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार सिचुएशन डिफिकल्ट इसलिए है दीपक, बिकॉज डेमोक्रेट्स को लगता है कि अगर डिफॉल्ट के करीब आए, और देखिए डिफॉल्ट पे बात करेंगे, इट्स अ टेक्निकल डिफॉल्ट बट इट्स नॉट अ डिफॉल्ट, राइट? ऐसा नहीं कि 1 जून को एक डेडलाइन है, बिकॉज वो कुछ खर्चे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं एंड पहले डेट को दे सकते हैं जिससे कि डिफॉल्ट नहीं होगा। बट डेमोक्रेट्स अपने वोटर्स को प्रोबेबली उनको लगता है कि वो ये समझाएंगे कि देखिए रिपब्लिकन्स ने कर दिया और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और आपके सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं, आपके रिटायरमेंट ले रहे हैं, आपके सब्सिडीज ले रहे हैं एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल थिएटर पे डिपेंड करता है दीपक। अनुराग, आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल थिएटर। तो ये जो पॉलिटिकल थिएटर, इसकी पूरी पटकथा, और हमने देखा ये पहली बार नहीं है जब इसको ये लास्ट मोमेंट तक लेके जा रहे हैं, पूरा का पूरा क्लाइमेक्स तक लेके जा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे एक मैसेजिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? नेगोशिएशंस में दोनों साइड रिजिड इसलिए रहती हैं ताकि ये बता पाएं अपने अपने वोटर्स को कि देखो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। So, like every negotiation, अगर बिल्कुल, and I would have been surprised अगर वो तुरंत ही मान जाते, तो मुझे लगता कि मकार्थी साहब ने कंडीशन स्ट्रांग नहीं रखी, क्योंकि वो एकदम मान गए, राइट? तो दोनों साइड्स को ये एक इंप्रेशन देना होता है, जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट नेगोशिएशन इज वन वेयर बोथ द साइड्स डिपार्ट अज्यूमिंग कि दे हैव नॉट गॉट द बेस्ट। दोनों ही साइड डिससैटिस्फाइड डिपार्ट करें तो वो बेस्ट नेगोशिएशन होता है, और इसीलिए वो 11th आवर तक जाता है, ताकि लास्ट मोमेंट तक हर कोई एक दूसरे को टेस्ट करे कि आपका लोएस्ट कितना है, राइट? बट अल्टीमेटली ये थिएटर वर्ल्ड को अच्छा नहीं लग रहा। देखिए एक डॉलर रिजर्व करेंसी की एक जिम्मेदारी होती है दीपक, राइट? एंड वी कांट से कि इस तरह से अगर पॉलिटिशियंस उसको प्ले अराउंड करेंगे एंड लास्ट मोमेंट तक ले जाएंगे, तो वर्ल्ड को उससे सिग्नल अच्छा नहीं जाता दैट ये रिजर्व करेंसी है जहां पर पॉलिटिशियंस इस तरह से फाइटिंग करते हैं और एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचते हैं। बट बिल्कुल जायज है रिपब्लिकन्स की बात। देखिए वो पूरा वर्ल्ड का इन्फ्लेशन हम इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि बेतहाशा डॉलर की प्रिंटिंग हुई, एंड आई थिंक इट नीड्स टू कट बैक, राइट? और अगले 10 साल के लिए इन्फ्लेशन नहीं तो कंट्रोल में नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी रिपब्लिकन्स ने इसको आगे बढ़ाया, और आप कह रहे हैं कि अगर इन्होंने खर्चों को प्रायोरिटाइज करके थोड़ा इनिशियल सॉल्यूशंस निकाल भी दिए, तो भी एस्टिमेट्स ठीक नहीं है। अलग अलग एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि अगर ये यूएस डेट डिफॉल्ट प्लेस इज इन प्लेस फॉर जस्ट 1 वीक, तो 1.5 मिलियन जॉब्स चले जाएंगे, और ज्यादा रहा तो फिर 7.8 तक जाएगा। तो आपको लगता है कि छोटे मोटी सर्जरी भी अगर उन्होंने कर ली और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा फिर? नहीं, तो देखो, एक तो उस नंबर की बात करते हैं। देखिए फाइनली इंटरेस्ट पेमेंट कितना है यूएस गवर्नमेंट का? तो अभी जो 32 ट्रिलियन का डेट है उसका इंटरेस्ट पेमेंट इस समय, बिकॉज ड्यूरेशंस अलग हैं बॉन्ड्स की, तो करीब 60 से 65 बिलियन डॉलर का पर मंथ खर्चा जाता है। यूएस ट्रेजरी को हर महीने कितना रेवेन्यू आता है? करीब 300 से 400 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यू हर महीने आ जाता है, जिसमें उनको खर्चे करने पड़ते हैं। अब वो ये कर सकते हैं कि पहले प्रायोरिटाइज कर लें कि पहले तो ये 60-62 बिलियन जाएगा, उसके बाद बाकी खर्चे होंगे। वो एक तरह से जिसको हम गवर्नमेंट शटडाउन कई बार कह देते हैं, वो भी 1-2 बार हुआ है, जिससे गवर्नमेंट की सैलरीज डिले हो जाती हैं, कुछ बेनिफिट्स डिले हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि जून डेडलाइन एकदम एक हार्ड डेडलाइन नहीं है, बट उसके बाद एक हम डेंजर जोन में आ जाएंगे। दूसरा आपने कहा ये जो जॉब्स जाएंगे, देखिए ये भी एक अब ये बातें कौन कर रहा है? ये डेमोक्रेट्स कर रहे हैं आकर के। अब वो दुनिया को क्यों, अब देखिए मुझे तो दीपक कई बार सरप्राइजिंग लगता है कि मैडम येलन आती हैं और वो वर्ल्ड को बताती हैं देखिए बड़ा डेंजरस है। भाई हम लोग तो जानते हैं डेंजरस है, लेकिन आपको जिनसे बात करनी है आप उनसे करिए ना, हम क्या करेंगे उसमें? हम तो कहते हैं कि आप सॉल्व कीजिए। तो ये पॉलिटिकल थिएटर का पार्ट है दीपक। आप आके हमें बता रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि एज इफ द होल पॉइंट इज कि देखिए दूसरी साइड नहीं कर रही है। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनुराग हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन में ये फैक्ट बताना भूल गया इसलिए ज्यादा हमें करीबी से बातें चल रही हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स जो चाशनी लगा के बातें दे रहे हैं, वो मूडीज और इस तरह के एनालिटिक्स के बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं कह रहे साहब, ये देखो ये तो सब एजेंसीज कह रही हैं, जॉब लॉसेस की थ्योरी। नहीं, तो एक्चुअली ये जो मीठी बातें करना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो डेमोक्रेट्स का है। हाँ। उनके अगर आप इश्यूज देखें तो वो ज्यादातर इमोशनल साइड में रहते हैं, और उनके पॉलिटिशियंस वो रेस आइडेंटिटी को लेके ज्यादा अटैच रहते हैं उनसे। रिपब्लिकन्स की बातें वो तो बिकॉज राइट साइड ऑफ सेंटर, राइट साइड ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोपेल करते हैं,
उनकी तो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि गवर्नमेंट बेसिक टैक्स को लो रखे और मिनिमम रेगुलेशन रखे और मार्केट को अपना काम करने दे। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसको मिल्टन फ्रीडमैन ने आगे बढ़ाया रेगन के टाइम पे, वो रिपब्लिकन्स एक्चुअली होल्ड करते हैं। डेमोक्रेट्स ऑन दी अदर हैंड मानते हैं कि देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फ्लॉज होते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं दौड़ में, और गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा के उन लोगों को बेनिफिट्स पास ऑन करने होते हैं। तो ये कुल मिला के बैलेंस है दीपक, बिल्कुल। राइट। तो इसमें अगर कोई कहे कि यार खर्चे कम करने, देखिए डेफिनेटली करने हैं। आप कोविड से पहले 2020 में आप 20 ट्रिलियन पर थे, आज आप 32 ट्रिलियन के डेट पे बैठे हैं और अभी भी कह रहे हैं खर्चे नहीं कम करने, तो फिर तो ये मिसयूज हो गया रिजर्व करेंसी का, राइट। सो आई वांटेड वेरी स्ट्रांगली, एंड देन मार्केट लाइक्स के, देखिए कुछ हद तक मार्केट लाइक भी करता है स्पेंडिंग, क्योंकि कंपनीज को प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन अल्टीमेटली कंट्री के लिए वी नीड द स्पेंडिंग कंट्रोल। ऑलराइट, मेरा एक आखिरी सवाल अनुराग, भारत के नजरिए से अगर सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, अगर कोई शॉर्ट सर्जरी होती है तो भी भारत के नजरिए से आप कैसे देखते हैं, भारत पर कोई इम्पैक्ट? तो देखिए सोल्यूशन निकल आएगा दीपक। अल्टीमेटली ये जिसको बोलते हैं कि हमें 11th आवर से पहले कोई मान जाए, तो उसके देखिए ये भी ना बोले कि कमरे में 2 लोग बैठे हैं लेकिन उनके पीछे उनके 200-250 कांग्रेसमैन लगे हुए हैं जो बोल रहे हैं कि अच्छा क्या मानोगे क्या नहीं मानोगे, राइट। तो अल्टीमेटली नेगोशिएशन हो जाएगा, 11th आवर पे हो जाएगा, फर्स्ट वीक में हो जाएगा, बट सोल्यूशन निकल आएगा। बट लॉन्ग टर्म जो चिंता करने की बात है वो है फेडरल रिजर्व से दीपक हमें, और वो जो फाइट उनकी इन्फ्लेशन के साथ चल रही है। इस मीटिंग में शायद वो रुक जाए क्योंकि डेट सीलिंग की भी समस्या चल रही है, तो दे डोंट वांट टू ऐड द फर्दर फ्यूल टू द फायर, राइट। बट चिंता वहीं पर है दीपक कि इकोनॉमी में ओवर ईटिंग वापस शुरू हो जाएगी, तो फेडरल रिजर्व को आके और स्ट्रॉन्ग काम करना पड़ेगा। इंडिया के इम्पैक्ट पे इस पे डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, बट आई थिंक क्विक थॉट वही है। देखिए दीपक, स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है कि इंडियन इकोनॉमी अपने आप पे, अपने पांव पे काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। मार्केट में लिक्विडिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है दीपक, अल्टीमेटली स्टॉक वैल्यूएशंस पे चलते हैं लेकिन लिक्विडिटी पे भी चलते हैं, वो हमने पिछले 2 साल में भी देखा, राइट, कोविड के बाद में। तो अब ये 80-90 के एफएमसीजी के मल्टीपल्स यूएस में तो नहीं होते लेकिन इंडिया में है। तो अल्टीमेटली वो मार्केट चलेगा। इंडियन मार्केट का एक बेस है, इसमें अगर पूरा मार्केट अगर नहीं घबरा जाए तो आई थिंक वी वोंट फॉल बिलो अ पॉइंट। दैट्स ऑलराइट। थैंक यू सो मच अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा, काफी इन डेप्थ बातचीत हुई और आसान भाषा में हुई, जो आई थिंक हमारे दर्शकों ने भी एंजॉय किया होगा इस चर्चा को। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए अनुराग जी, थैंक यू। थैंक यू दीपक। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और आइए देख लेते हैं आज के दिन भर की टॉप स्टोरीज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और वादा किया है कि समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही वो मणिपुर का दौरा भी करेंगे। मणिपुर में इस महीने की शुरुआत में जमकर बवाल हुआ और हिंसा की वजह से करीब 60 लोगों की मौत हुई। हिंसा के दौरान घरों को भी जला दिया गया और राज्य के कुछ हिस्सों से नई घटनाओं की भी सूचना मिली है। विपक्षी दलों ने एन बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन जुटाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल ने आज मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कोलकाता में ममता बनर्जी और मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। शरद पवार से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 8 साल तक दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई लड़ी गई। उन्होंने कहा कि उनसे लगातार शक्तियां छीनने की कोशिश की गई हैं। केजरीवाल ने कहा कि संसद में बिल पास नहीं होने देना है, गैर बीजेपी दल अगर साथ आए तो अध्यादेश गिर जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सीएम मान को पूरे भारत में सीआरपीएफ की Z+ सुरक्षा कवर देने का फैसला किया है। सीएम मान के पास पहले से ही पंजाब पुलिस का सुरक्षा कवर है। ऐसे में सीआरपीएफ का Z+ कवर मिलने से उनकी सुरक्षा लेयर डबल हो गई है। Z+ सुरक्षा मिलने के बाद अब सीएम भगवंत मान की सुरक्षा में 55 कमांडोज तैनात रहेंगे। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडोज शामिल हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है।
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट यह तय करेगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत की मानहानि की शिकायत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। भारतीय नौसेना ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। नौसेना ने स्वदेशी आईएनएस विक्रांत युद्धपोत पर MiG-29K की रात में सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई। नौसेना की यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती ताकत की ओर बड़ा कदम है। इससे पहले तेजस विमान के नौसैनिक वर्जन ने आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। हालांकि तब यह लैंडिंग दिन के वक्त ही करवाई गई थी। इसके अलावा कामोव 31 हेलीकॉप्टर्स को भी 28 मार्च को आईएनएस विक्रांत पर उतारा गया था। 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह देश लौट आए। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दुनिया के देशों में जाकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की महान संस्कृति का गौरवगान करते हुए वो कभी आंख नीची नहीं करते। पीएम ने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना उनका स्वभाव है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक कल रात सत्येंद्र जैन अपने वार्ड के अंदर बाथरूम में गिर गए थे। बाथरूम के अंदर पैर फिसलने की वजह से सत्येंद्र जैन गिर गए थे। आज सुबह उन्हें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोपहर करीब 12 बजे उनकी हालत बिगड़ने लगी और उसके बाद उन्हें लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। एक हफ्ते में तीसरी बार जैन को अस्पताल लाया गया है। इससे पहले 22 मई को उन्हें दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया था। तब उन्हें रीढ़ में परेशानी आई थी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने 2000 से 2011 तक झुग्गी झोपड़ी वालों को एसआरए में घर देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और आवास मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से झुग्गी में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए झुग्गीधारकों को शुल्क देने होंगे। झोपड़ी की जगह सिर्फ 2,50,000 रुपए में घर मिलेगा। सरकार ने 2018 में पुनर्वास पर पॉलिसी जारी की थी, जिसके लिए अब रकम निर्धारित कर दी गई। महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 12वीं के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस बार की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। इस बार कुल 91.25% छात्र परीक्षा में सफल हुए हैं। कोंकण क्षेत्र में सबसे ज्यादा 96% छात्र पास हुए हैं। इससे पहले आज ही मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने भी 12वीं बोर्ड के नतीजों का ऐलान किया था। उत्तराखंड बोर्ड में भी लड़कियों ने बाजी मारी। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून पोर्ट ब्लेयर से 425 किलोमीटर दूर नानकोवी द्वीप पर अटक गया है। ये 6 दिन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसे मॉनसून देश में 4 से 5 दिन की देरी से पहुंच सकता है। आमतौर पर मॉनसून केरल में 1 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस साल 5 से 9 जून के बीच दस्तक दे सकता है। उधर आईएमडी ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में कुछ जगह भारी और कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड में पिछले 24 घंटों में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। कंज्यूमर के लिए एक बहुत बड़ी खबर का अब रुख करते हैं। नकली और मिलावटी मिल्क प्रोडक्ट्स पर फूड रेगुलेटर फसाई सख्ती की तैयारी कर रहा है। दूध, खोया, मावा जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट के स्तर का पता करने के लिए फसाई एक देशव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। इसके तहत देश भर में सैंपल्स इकट्ठा किए जाएंगे। खबर पर डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, क्या खबर है ये और क्या फसाई तैयारी कर रहा है? देखिए दीपक, आमतौर पर ये एक धारणा है कि दूध में कोई भी होगा वो मिलावट करेगा ही करेगा। इस तरह की खबरें हमको आमतौर पे त्योहारों के समय में सुनने को आती थी, जब ये होता था कि भाई दूध में मिलावट हो गई है, डिटर्जेंट की मिलावट हो रही है, फार्मेलिन की मिलावट हो रही है, या फिर जो नकली मावा, नकली छेने पकड़े जा रहे हैं। एक गर्मियों में आमतौर पर देखा जाता है, एक प्रैक्टिस होती है कि जानवर आमतौर पर दूध कम देते हैं, और ऐसे में अगर जानवर दूध कम दे रहे हैं, कि उत्पादन अगर कम हो रहा है, बावजूद उसके बाजार में भरपूर मात्रा में दूध उपलब्ध है, तो एक शक जो है
सबके दिमाग में उपलब्ध होता है। और यही शक जो है इस सर्विलांस की एक बड़ी वजह बनी है फूड रेगुलेटर के लिए। रेगुलेटर का ये कहना है कि जिस तरह से उत्पादन में कमी आई है और आने वाले दिनों में और गर्मी बढ़ने से कमी आएगी, बावजूद उसके बाजार में पर्याप्त मात्रा में दूध उपलब्ध होना एक संदेह को पैदा करता है। और इसी के लिए हम इस तरह के सारे संदेह को खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान जो है फूड रेगुलेटर ने शुरू किया है, जिसके तहत तमाम राज्यों के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर पे सैंपल इकट्ठा किए जाएंगे दूध के, दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स के, और उन सैंपल्स की जांच करके ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर मिलावट किन किन चीजों की जाती है और वो चीजें कितना हानिकारक हो सकती है उसको कंज्यूम करने वालों के लिए। इसके साथ साथ ऐसी जगहों की पहचान करने की कोशिश भी की जाएगी जहां पर की मिलावट ज्यादा की जाती है, यानी कि जो लोकेशन इस बात के लिए बदनाम है या फिर उनकी पहचान बन गई कि वहां से अगर दूध आ रहा है तो वो नकली ही होगा या फिर उसमें मिलावट होगी ही, इस तरह की पहचान करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन जो है प्लान बनाया जा सके राज्यों के साथ और केंद्र के साथ मिलकर, ताकि इस तरह की मिलावट का लोगों की सेहत पर असर कम से कम हो और जो मिलावटखोर है या फिर जो मिलावट करने वाले लोग हैं उस नेक्सस को भी तोड़ा जा सके। इस बार असंगठित क्षेत्र में भी ये दायरा बढ़ा रहे हैं फसाई वाले और कह रहे हैं कि जो छोटे दूध वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो भी आएंगे। तो अब तक क्या ये दायरे में नहीं थे? देखिए दीपक, अब तक लगभग 2011 से अगर बात करते हैं तो 2011 से अभी तक में 5 बार अलग अलग सालों में सैंपल इकट्ठा किए गए थे, जिसमें कि कभी शिकायत मिलने पर, कभी त्योहारों के समय में, कभी कुछ अचानक से रैंडम सैंपलिंग करके लिए गए थे। लेकिन अभी जो सैंपलिंग की जा रही है वो टारगेटेड है और टारगेटेड सैंपलिंग में दोनों तरीके की, यानी कि संगठित, असंगठित, छोटे दूधिए, इवन पैकेट में बेचने वाले लोग, या फिर आपने अगर गाय रखी है तो आपकी, कई बार इस तरह के भी सैंपल लिए जा रहे हैं कि अगर आपने गाय रखी है तो आपकी गाय का भी दूध का सैंपल लेंगे। उसपे एक वास्ट रेंज मिल जाएगी दूध की और अलग अलग एरिया में जिस तरह का खान पान है जानवरों का वो रेंज मिल जाएगी। तो एक सैंपल का जो रिपोर्ट है वो ज्यादा एग्जैक्ट होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसलिए ये सारा जो सर्विलांस है वो किया जा रहा है और समय भी एक लंबा रखा गया है, यानी कि 2 से 2.5 महीने का समय रखा गया है और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पे गाइडलाइंस सरकार तय करेगी मिलावट रोकने की और जो केमिकल्स इसमें मिलाए जा रहे हैं उनकी बिक्री या फिर जो निर्माण है उनको रोकने की। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये सैंपल और इसके दायरे को जो बढ़ाया गया ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। छोटे कारोबारियों तक पहुंचे, मोहल्लों तक भी पहुंचने की कोशिश करेगा फसाई। जैसा अमरीश बता रहे हैं कि किसी के पास इंडिविजुअल एक गाय है, एक भैंस है, तो अमूमन मोहल्ले में लोग वहीं जाकर दूध लेते हैं। तो अगर दायरा वहां तक जा रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ऑथेंटिक सैंपल साइज होगा और वृहद सैंपल साइज होगा, एक सही तस्वीर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए। बस 2 दिन बाद 28 मई को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नई संसद का तोहफा देंगे, मगर उससे पहले इस बात पर सियासी जंग छिड़ गई है कि संसद भवन का उद्घाटन कौन करे। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियां संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का फैसला कर चुके हैं। वहीं कई गैर एनडीए पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की पुष्टि भी की है। अट्ठाईस मई, यही वो तारीख है जब देश के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन देश को उसका स्वदेशी लोकतंत्र का मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। ये मौका देश के लिए खास होगा, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों के लिए देश से बढ़कर दल हो गया है और इसी वजह से उद्घाटन समारोह सियासत में घिर गया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के महासचिव जयराम रमेश ने आदिवासी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये महज एक व्यक्ति का अहंकार और खुद की प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। अशोक अकबर द ग्रेट, मोदी इनॉग्रेट। मतलब जयराम रमेश जो कर रहे हैं उन्हीं की पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी के करीबी प्रमोद कृष्णम उससे उलट बयान दे रहे हैं। 20 विपक्षी दल भले ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी मोर्चे से ही पीएम मोदी को समर्थन भी मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी लाइन से अलग हटकर
केंद्र सरकार का साथ दिया है। उन्होंने ट्वीट कर न सिर्फ सरकार का समर्थन किया है, बल्कि राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को भी खूब सुनाया है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए वंदे भारत ट्रेन की सर्विस शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने आज वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद अब दिल्ली से देहरादून का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय हो जाएगा। उत्तराखंड को आज पहली वंदे भारत मिल गई है, जिसका मतलब ये है कि अब देहरादून से दिल्ली यात्री वंदे भारत से जा सकेंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाए हैं, वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन देहरादून से दिल्ली का सफर 5 घंटे से भी कम समय में तय करेगी। ये सुबह 7 बजे देहरादून से चलेगी और लगभग 11:45 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। और दिल्ली से ये ट्रेन शाम को 5:50 पर चलेगी और रात 10:30 बजे के करीब देहरादून पहुंचेगी। वहीं वंदे भारत में बच्चों के साथ रेल मंत्री और सीएम धामी भी बात करते नजर आए। और आइए बात करते हैं बिजनेस से जुड़ी खबरों की। यूबीएस ने टाटा मोटर्स पर फिर कवरेज की शुरुआत की है। क्या है इस बार रिपोर्ट में खास, बताने के लिए हमारे साथ है वरुण दुबे। देखिए, टाटा मोटर्स के स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली और उसका कारण था यूबीएस की रिपोर्ट। दरअसल यूबीएस ने फिर से अपना कवरेज जो है वो टाटा मोटर्स पे शुरू किया है और इस बार इस स्टॉक को डबल डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल से सीधे अब बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। हालांकि प्राइस टारगेट जो है वो 320 से बढ़ा के 450 का कर दिया है। इस रिपोर्ट का फ्रंट पेज अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो यूबीएस ने लिखी वो ये है कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो सारे के सारे पॉजिटिव चीज़ें जो है उनको तो फैक्टर इन कर रहा है, लेकिन जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है और उनको यहाँ पे फैक्टर इन नहीं किया गया है और इसके वजह से इन्होंने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। स्ट्रक्चरल हेडविंड्स जो है सबसे बड़ी चिंता है कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए। काफ़ी सारी चिंता इन्होंने जताई है, जिसमें सबसे पहले तो JLR को लेके है। इनका कहना है कि JLR नो डाउट ईवी में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन अब जो प्रीमियम गाड़ियां हैं, जो प्रीमियम कंपनियां हैं, वो जिस तरह से ईवी सेगमेंट में एंटर कर रही है और चाइना जिस तरह से ईवी सेगमेंट में लगातार बढ़ते जा रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है JLR के वॉल्यूम्स में आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा। इनफैक्ट इनका कहना है कि मौजूदा कीमत पे अगर आप देखेंगे तो JLR की जो इम्प्लाइड PE है वो BMW और मर्सिडीज से करीब 70% ज़्यादा है, प्रीमियम पे है। इनका कहना है कि JLR के जो मार्जिन्स है वो FY25 से 26 तक करीब 4% के आसपास रह सकते हैं, जबकि बाकी रिपोर्ट्स या फिर इन्वेस्टर्स की अगर आप मान के चलेंगे, मैनेजमेंट की मान के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग मान रहे थे कि डबल डिजिट के मार्जिन जो है वो JLR क्लॉक कर सकता है, लेकिन यूबीएस की रिपोर्ट कहती है कि नहीं, 4% के आसपास मार्जिन जो है वो रह सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इनका कहना है कि जो कंपटीशन है वो टाटास के लिए लगातार बढ़ते जा रहा है और टाटास की जो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स है वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुकी है, यहाँ से ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को लेकर इनका कहना है कि वहाँ पे वैसे ही दबाव है और अगर यहाँ से आर्थिक मंदी आती है दुनिया भर में तो उसका और असर जो है आपको कमर्शियल व्हीकल्स में देखने मिल सकता है और ये भी टाटा मोटर्स के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको यूबीएस ने हाईलाइट किया है और इनका कहना है कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है उसको दरअसल टाटा मोटर का स्टॉक बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं कर रहा है और ये एक बड़ी वजह है। इस काउंटर को इन्होंने इसके लिए डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल से सीधे बिकवाली की सलाह दी है और जो स्टॉक प्राइस है वो इन्होंने 450 का लिया है। और नायका पर बुल वर्सेस बियर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नुपुर और वरुण। नुपुर हैं बुल तो वरुण बियर। सस्ता लगता है और नंबर्स में इतने दमदार नंबर्स आए इस क्वार्टर के कि आज मोमेंटम में स्टॉक भी, आप अगर ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें, कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स की बात करें तो आपको ग्रोथ दिखेगी। कंपनी की आय भी इस क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया सुधर कर आई है, 33% की बढ़कर आई है। इनफैक्ट जब मैनेजमेंट से हमने बात भी की थी तो उन्होंने कहा था कि ये रन रेट चलता रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर से।
कामकाजी लेवल पे भी देखें तो मार्जिन इंप्रूव होके दिखे। ग्रॉस जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो भी 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 44% के आसपास आते दिखे। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री जब वो बात कर रहे थे हमसे तब काफ़ी पॉजिटिव थी मार्जिन को लेकर। साथ ही साथ जो रन रेट जिस हिसाब से 33% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो कंटिन्यू रहने वाली है। देखिए सस्ता लगता है ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन अच्छे नतीजे कहाँ से है? 70% मुनाफा गिर चुका है, इससे बुरा क्या हो सकता है? अब 100% गिर जाएगा तब नुपुर बोलेगी नहीं खराब है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नतीजे एक्चुअली ख़राब थे इस कंपनी के। और ऑफलाइन और अगर छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो जो विस्तार है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी को कंपटीशन के तौर पे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और वहाँ पे मार्जिन जो है वैसे भी काफ़ी कम है। तो आगे चल के ये जो अब मार्जिन कंपनी ने दिए हैं इसको कंपनी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और बढ़ता कंपटीशन और साथ ही साथ जो नए मार्केट्स में जा रहे हैं वो कंपनी के लिए विस्तार नहीं है बल्कि कंपनी के लिए ओवरहैंग है, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट था जो कि बाकी मार्केट्स में जा रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा, जो मार्जिन है वो भी सस्टेन होंगे कि नहीं उसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल, मुनाफे की बात की आपने 70% से गिर के आया क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन कर रही है तो इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी सी बढ़कर आई थी, इसके चलते मुनाफे में प्रॉब्लम थी। लेकिन आप इंटरनल्स देखिए, कैश फ्लोज देखिए, कंपनी के जीएमवी देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखिए, एक भी पैरामीटर पे आपको लाल निशान नहीं दिखेगा। सब टिक मार्क इस बार कंपनी के आते हुए दिखे। इनफैक्ट फैशन कारोबार की बात करें तो लगातार वहाँ पे ग्रोथ बनी हुई है। एक्सक्लूसिव टाइप्स करती है इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ जिसका प्रीमियम का कंपनी को फायदा भी मिलता है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी देखें तो वो भी सुधरती हुई दिख रही है। जीएमवी की बात करें तो फैशन में 38% से बढ़कर आई है। इनफैक्ट मार्जिन में सुधार इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने अपने मार्केटिंग स्पेंड्स कम किए, जो सबसे बड़ा कंसर्न था इस कंपनी के लिए, कितना खर्चा करना पड़ता है अपने कस्टमर्स को लाने के लिए। वहाँ पे अगर कटौती करके कस्टमर्स आ रहे हैं तो इससे बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है? डेफिनेटली, लेकिन ये इनको आगे भी करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपको फिर से जो खर्चे एडवर्टाइजमेंट पे वो करने पड़ेंगे, जिसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मार्जिन में आ सकता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन सस्टेन करेंगे क्या यहाँ पे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं फैशन बाजार में वैसे भी थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिल ही रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इनकी जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें ज़्यादा सुधार जो है वो देखने नहीं मिल रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। और मार्केट शेयर जो है वो इस कंपनी के लिए बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑलरेडी पीक पे पहुंच चुके हैं, यहाँ से केवल नए मार्केट में जाके मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं कह रहा था, नए मार्केट में अगर आप गए तो आपके मार्जिन गए। लेकिन सोशल मीडिया का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है कंपनी के लिए। और जो एवरेज ट्रांजैक्टिंग यूजर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हद तक बढ़ के हैं। 24% की ग्रोथ वहाँ पर भी, और जिस हिसाब से फॉल दिखा है स्टॉक में, अब वैल्यूएशंस भी सुधर चुके हैं कंपेयर टू जब आईपीओ आया था तब। डेफिनेटली इतना गिरेगा तो वैल्यूएशन तो सुधर ही जाएंगे। लेकिन आपने जैसे कि कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है नुपुर, इट टेक्स वन ट्वीट, मार्केट कैप पूरा साफ हो जाएगा। इस तरह का प्रेजेंस आजकल सोशल मीडिया पे है। और हमने अक्सर देखा है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है काफ़ी सारी कंपनीज पे हुआ है, इन कंपनीज पे भी कभी भी हो सकता है। तो वो एक फ़ायदा तो है लेकिन बहुत बड़ा हैंगओवर है। अगर किसी दिन कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर सुधरने का नाम नहीं लेगा। कोई बात नहीं, मॉर्गन स्टैनली के तो ओवरवेट की रेटिंग है और उनका टारगेट देखेंगे तो 188 का है। तो फैशन चलता रहेगा, लिपस्टिक कभी खत्म नहीं हो सकती। फाउंडेशन आप और मैं दोनों ही यूज करते तो बनी रहेगी यहाँ पे मोमेंटम। फाउंडेशन यूज करते, लिपस्टिक में यूज नहीं करता, वो आप ही करते हो। लेकिन हाँ चलिए, ब्रोकर अच्छा है, आपने कहा कि कुछ लोग अपग्रेड भी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने आज प्राइस टारगेट काटे हैं। सिटी, गोल्डमैन, नोमुरा तीनों ने अपने प्राइस टारगेट काटे। इनफैक्ट कुछ और रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था इन्होंने तो फिर भी 160 के टारगेट दिए हैं, कुछ लोग तो 105 के भी टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ से और जाएगा। कल LIC के नतीजे आए हैं जिसके बाद 2% की मजबूती के साथ 600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है LIC की लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स और भाव कैसे रहे हैं, ऐसी ही कुछ रोचक बातें बताने के लिए हमारे साथ हैं अरमान। देखिए, जब LIC के जैसे ही नतीजे आते हुए दिखे आपको, अगर कुछ चीजें जहां पे काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से तो जो LIC है वो 13वें स्थान पर है, पर जो इनके तिमाही के मुनाफा आता हुआ दिखा है उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो हमारे देश के तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है जिसने इतना बड़ा मुनाफा जो है दिया है। सबसे पहले रिलायंस, जहां पर 19,300 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर 16,700 करोड़ के आसपास का मुनाफा है। और LIC जहां पर 13,430 करोड़ के आसपास का इनका मुनाफा आता हुआ दिखा है। अगर आप इनके बिजनेस की बात करें तो इनके VNB मार्जिन, जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन है, वहां पे आपको लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो 1H FY22 में 9.3% के आसपास थे, वो बढ़कर FY22 में 15.1% हो गए। और अब आप FY23 की बात करें तो वहां पर 16.2% के आसपास जो है होते हुए दिखे हैं।
और इस सेक्टर के लिए जो एम्बेडेड वैल्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप वहां पर भी देखें तो वहां पर भी आपको जो है रेगुलर ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जो 30 सितंबर 2021 को अगर आप देखें 5.4 लाख करोड़ थे, वो 30 सितंबर 2022 को 5.44 लाख करोड़ होते हुए दिखे। और अब जो रिसेंट के जो एम्बेडेड वैल्यू आती हुई दिखी है 31 मार्च 2023 की, वो लगभग 5.82 लाख करोड़ जो है वहां पर आती हुई दिखी है। हालांकि अगर आप देखें शेयर प्राइस मूवमेंट में अगर आपको दिखेगा ये सारे नंबर जो है वो शेयर प्राइस मूवमेंट में नहीं दिख रहे हैं। मौजूदा भाव तो 603 का है। अगर आप दिसंबर 2022 की बात करें तो लगभग वो 685 का था, और अगर आईपीओ के एक दिन बाद की बात करें तो तब 875 के आसपास का था, और आईपीओ का भाव था वो 949 के आसपास का था। तो भाव में तो आपने लगातार गिरावट देखी है, पर जो कंपनी के बिजनेस है वहां पर आप लगातार इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ 61,873 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 36 अंक चढ़कर 18,321 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 43,700 के पास सपाट बंद हुआ। खराब लाइफस्टाइल और बेतरतीब खानपान से थायराइड का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। देश में करीब 4.25 करोड़ लोग थायराइड से पीड़ित हैं। पिछले 10 साल में थायराइड कैंसर के मामले में भी 2.5% से 4% के इजाफा हुआ है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में इस बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, लेकिन पुरुष भी लगातार इसकी जद में आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। भारत में थायराइड की बीमारी तेजी से बढ़ी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 4.25 करोड़ लोग थायराइड के रोग से जूझ रहे हैं। अनहेल्दी डाइट और खराब जीवन शैली के चलते थायराइड तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। पहले थायराइड क्या है इसे समझना होगा। हमारी गर्दन के पास तितली के आकार की एक ग्लैंड होती है जो दिल, दिमाग और शरीर के दूसरे अंगों को सही तरीके से चलाने वाले हार्मोन पैदा करती है। इन हार्मोन्स को आयोडोथायरोनिन यानी T3 और थायरोक्सिन यानी T4 कहते हैं। ये हार्मोन्स हड्डियों, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करते हैं। जब हमारी बॉडी में ये हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो बॉडी में वजन के बढ़ने या घटने के अलावा कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं और व्यक्ति थायराइड की चपेट में आ जाता है। जब हमारी थायराइड ग्लैंड कम मात्रा में हार्मोन्स बनाती है तब इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब थायराइड ग्लैंड जरूरत से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करने लगती है तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। दोनों ही हालात खतरनाक होते हैं। भारत में थायराइड कैंसर के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले 10 साल में थायराइड कैंसर के मामले 2.5% से बढ़कर 4% हो गए हैं। थायराइड की वजहों की बात करें तो शरीर में आयोडीन की कमी होने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के चलते फैमिली हिस्ट्री और आनुवांशिक कारणों से भी थायराइड का खतरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ खास तरह की दवाओं के साइड इफेक्ट्स और शराब, सिगरेट के अत्यधिक सेवन के चलते भी किसी का थायराइड बढ़ या घट सकता है। थायराइड के लक्षणों की बात करें तो इसमें वजन का बढ़ना और घटना, नींद ना आना, ज्यादा प्यास लगना, अधिक पसीना आना, हाथ कांपना, दिल की धड़कन असामान्य होना, थकान महसूस होना, डिप्रेशन, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत का होना है। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छा खानपान जरूरी है। आयोडीन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। वहीं तली भुनी चीजें, मसालेदार, मैदे से बने खाने की चीजों से बचने के अलावा शराब के सेवन से दूर रहना चाहिए। रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहे। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और कोई मामूली लक्षण भी दिखे तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए और थायराइड की जांच करानी चाहिए। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो थायराइड के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एंटी टेरर कोर्ट ने जिन्ना हाउस जलाने के आरोप में 16 संदिग्धों को आर्मी की कस्टडी में भेज दिया है। इसमें इमरान की पार्टी के एक एक्स एमपी भी शामिल हैं। सभी 16 लोगों पर
अब मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री कानूनों के मुताबिक मुकदमा चलेगा। इससे पहले फैशन डिजाइनर खदीजा शाह की गिरफ्तारी के बाद इमरान की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हैं। खदीजा शाह के बारे में आप जानते हैं कि एलीट फैमिली से उनका ताल्लुक है। साबिक गवर्नर की वो वजीर खजाना की वो बेटी हैं और आर्मी जनरल की वो नवासी हैं। फैशन डिजाइनर खदीजा शाह ने इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजने का फुल प्रूफ इंतजाम कर दिया है। खदीजा खुद जेल पहुंच गई हैं और इमरान के लिए भी एक काल कोठरी बुक करा दी। खदीजा की गिरफ्तारी से इमरान का अरेस्ट होना तय है। खदीजा का ताल्लुक पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल घराने से है, पर पाकिस्तानी आर्मी खदीजा को जिन्ना हाउस जलाने का मास्टरमाइंड बता रही है। खदीजा की गिरफ्तारी हो गई और अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। खदीजा पर कानून का शिकंजा कस चुका है, पर गिरफ्तारी से 2 दिन पहले एक ऑडियो मैसेज के जरिए खदीजा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये मेरे मुख्तलिफ दोस्तों के घर जा जाके उधर मुझे ढूंढते रहे और उनको धमकियां देते रहे कि अगर आप लोगों ने इसको बरामद ना किया तो हम आपके बच्चों को भी जेल में डालेंगे। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है और वक्त बदलने में भी टाइम नहीं लगता। खदीजा को भले ही वक्त बदलने का इंतजार हो, मगर फिलहाल वो सलाखों के पीछे बंद हैं। खदीजा ने खुद माना है कि 9 मई को वो जिन्ना हाउस के बाहर थी, पर मास्टरमाइंड बताए जाने पर उन्हें ऐतराज है। जो ये केस मेरे पे बिल्ड करने की पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है वो ये है कि मैं 9 मई की मास्टरमाइंड थी और मैं उसकी प्राइमरी सस्पेक्ट हूँ। 9 मई वो दिन था जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट किया गया था। मैं इमरान खान की एक सपोर्टर हूँ। एक कॉल आई हुई थी कि सारे लिबर्टी चौक पहुंचे। मैं उधर गई तो उधर बहुत ज्यादा लोग जमा हो रहे थे। प्रोसेशन चलना शुरू हुई, अंदलीब अब्बास वहां थी, मैं उनके साथ चलना शुरू हो गई। चलते चलते इन्होंने कहा कि हम लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे को कमांडर हाउस के बाहर। 9 मई को जिन्ना हाउस के बाहर प्रदर्शन के नाम पर जो हुआ वो अब पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। खदीजा का कबूलनामा इमरान की टेंशन बढ़ा सकता है। पुलिस पूछताछ में खदीजा जो राज खोलेगी उससे इमरान खान को जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे खदीजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हर हथकंडा अपनाया, पर वो कामयाब नहीं हो सकी। खदीजा का हर दांव फेल हो गया और वजीर आजम शहबाज अब बड़े खेल की तैयारी में हैं। पाकिस्तान में चर्चा है कि लाहौर की जिस जेल में खदीजा को रखा गया है उसी के पास एक बैरक इमरान खान के लिए भी रिजर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। उनके देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इमरान के साथ उनकी पार्टी पीटीआई के 80 सदस्यों को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी देश छोड़कर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में उसकी फजीहत की वजह बन गया है। दूसरी ओर ग्लोबल बॉस के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता कद देखकर पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं। Prime Minister Modi is the boss. मोदी कैसे पूरी दुनिया में भारत को नई पहचान दिला रहे हैं? दुनिया आज भारत को किस नजरिए से देख रही है? और जापान से पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया तक मोदी कैसे छाए रहे, सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज ने मोदी को बॉस कहा तो उसकी इनसाइड स्टोरी जयशंकर ने बताई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी ये कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं। उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। जापान, ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान वर्ल्ड लीडर्स ने कौन से सवाल पूछे, भारत के किस प्रोजेक्ट पर दुनिया की नजर है, इस पर खुलासा विदेश मंत्री ने किया है। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो है, आपने कोविड का मुकाबला कैसे किया, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है। मोदी की 150 घंटों की विदेश यात्रा की एक इंपॉर्टेंट तस्वीर पापुआ न्यू गिनी से आई थी, जब वहां के पीएम जेम्स मरापे ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। चीन के प्रभाव वाले देश में पीएम मोदी और भारत को लेकर सोच बदल गई है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे
और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। मोदी की साख लगातार बढ़ रही है। इसकी एक झलक जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक देखने को मिली। अगर आज भारत की छवि, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्थान दुनिया में इतना ऊंचा गया है तो उसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, ये यश मोदी का नहीं है, हम कतई ऐसी गलती मत करें। ये यश हिंदुस्तान के पुरुषार्थ का है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे का है। दोस्तों, भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं। बीते 9 साल में इसी टारगेट को लेकर काम भी हुए हैं और यही वजह है कि वर्ल्ड लीडर्स में मोदी टॉप पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईपीएल फाइनल में चेन्नई के साथ कौन भिड़ेगा, इसका फैसला कल होगा जब मुंबई इंडियंस के सामने होगी डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात। मुंबई ने कल हुए एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। लेकिन इन सब क्रिकेट के एक्शन के बीच मैदान के बाहर भी एक एक्शन चल रहा था, जहां हर कोई मैंगोज कर रहा था। क्या थी वजह जो कल मैच के बाद मैंगो ट्रेंड करने लगा, और क्या है इस आईपीएल का ये मैंगो कनेक्शन, देखिए। आईपीएल 2023 अपने अंजाम से सिर्फ 2 कदम दूर है, जब करीब 2 महीनों के बाद इस चमचमाती ट्रॉफी को एक टीम हाथ में उठाएगी। लेकिन आईपीएल के इस 16वें सीजन में जहां खिलाड़ियों की बातें हुई, कप्तानों का जिक्र हुआ, कुछ नए सुपरस्टार बने, कई करोड़ों के खिलाड़ी फ्लॉप हुए, तो वहीं इसके अलावा मैंगोज का जिक्र भी खूब हुआ। और ये मैंगो कल लखनऊ और मुंबई के बीच हुए मुकाबले के बाद भी खूब ट्रेंड हुआ। मैच में जीत के बाद मुंबई इंडियंस के कुछ खिलाड़ियों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया और आंख कान मुंह बंद करते हुए मैंगो सामने रख एक फोटो शेयर की। दरअसल ये तस्वीर नवीन उल हक के उस पोस्ट के जवाब में थी जो उन्होंने विराट कोहली को चिढ़ाने के लिए किया था। नवीन उल हक लखनऊ सुपर जायंट्स के वो खिलाड़ी हैं जिसके साथ विराट कोहली की जोरदार बहस हुई थी। तब से नवीन सोशल मीडिया पर लगातार विराट पर निशाना साध रहे थे। 9 मई को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मैच में विराट के आउट होने के बाद नवीन उल हक ने एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें प्लेट में रखे कुछ आम दिख रहे थे और तस्वीर में उन्होंने लिखा था स्वीट मैंगो। इसके बाद नवीन को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया था। विराट पर इसी वार का बदला कल मुंबई के कुछ खिलाड़ियों ने ये पोस्ट डालकर किया। इसमें नवीन के उस एक्शन की भी कॉपी की गई जो उन्होंने कल विराट को लेकर किया था। सामने टेबल पर आम रखे गए थे और इस पोस्ट को शेयर कर कैप्शन में लिखा गया था स्वीट सीजन ऑफ मैंगो। हालांकि इस पोस्ट को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस हार के साथ ही विराट पर हंसने वाले नवीन उल हक भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। तो वहीं मुंबई इंडियंस अपने छठे खिताब जीतने से बस अब 2 कदम ही दूर खड़ी है। लेकिन लखनऊ को हराने के बाद जितनी बात उनकी जीत की हो रही है, उतनी ही बात इन मैंगोज की भी हो रही है। एक तरह से मुंबई के खिलाड़ियों ने ये पोस्ट शेयर कर आईपीएल के इस मैंगो अध्याय को अपने पूरे अंजाम तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #Zindia360 पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार।